नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। एक बारी बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आज का डेट क्या है? 27। ओ माय गॉड, हाँ वो तूने क्या किया? ठीक है मनीष, कोई बात नहीं। हाँ 27 नवंबर 2024, ठीक है। तो मनीष वॉज गिविंग मी एक्सप्लेनेशन, वो मैम मैंने ऐसे किया था इसीलिए इसकी विड्थ जो है इतनी, ठीक है। ऑडियो इज दी बेस्ट, यस। कॉपी रहती, अब ये मुझे टाइप करके बता रहे हैं मनीष। हाँ कहाँ किस में काम करता है तू? सीबीआई? हाँ चलिए शुरू करते हैं बेटा। एक बारी पहले करते हैं क्विक रिवीजन पिछली क्लास का, एक बारी फटाफट से रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और फिर बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। आज का टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड्स एंड आज का टॉपिक है oogenesis। ये दो हैं बेटा आज के टॉपिक। oogenesis तो हम कितना कंप्लीट तो शायद नहीं होगा, लेकिन शुरू जरूर हो जाएगा। तो बेटा जी एक बारी शुरू करते हैं, यस, हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस, और करते हैं बेटा एक बारी क्विक रिवीजन। आप लोग पढ़ाई करके आए हैं, कल जो हमने पढ़ा था आप लोग रिवाइज करके आए हैं अच्छी तरीके से बेटा? आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज करके आए हैं? तो अगर रिवाइज करके आए हैं बेटा तो बहुत अच्छी तरीके से आप एक और बार मेरे साथ में रिवाइज कर लो, ठीक है ना। देखो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं ओवरी, एंड देन यू हैव बेटा, देखो आज अभी जब मेरे को टाइम पास करना है ना बेटा, तो देखो कितना अच्छा ड्राइंग बनता है। टाइम पास मतलब ये तो मैं तुम्हें रिवाइज करा रही हूं ना यार, रिवाइज कराने के वक्त में डायग्राम बनेगा अच्छा, ज्यादा कलाकारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अनइक्वल तो बेटा अभी भी बनेगा, अनइक्वल तो बेटा ये बनेगा ही बनेगा। सो दिस इज बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। We have one pair of ovary beta 2 to 4 centimeter in length. Ovaries are attached with the help of ligaments to the uterine wall and to the pelvic wall. दोनों से बेटा ligaments की मदद से अटैच होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट से पेल्विक वॉल से, एंड ओवेरियन लिगामेंट की मदद से यूट्रस से अटैच्ड होता है। ओवरी के अंदर बेटा चल रही होती है oogenesis। आज हम इसको एक्चुअल में पढ़ेंगे भी जब हम oogenesis को पढ़ेंगे, अगर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया तो, ठीक है ना। जो ओवरी होती है बेटा उसके अंदर के पूरे स्पेस को बोला जाता है स्ट्रोमा। ओवरी के अराउंड होती है एपिथेलियम, एपिथेलियम के नीचे होती है कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रोमा को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बाहर का हिस्सा होता है कॉर्टेक्स और अंदर का हिस्सा होता है बेटा क्या? मेड्यूला। मेड्यूला में आपको दिखते हैं ब्लड वेजल्स, और आपको कॉर्टेक्स में क्या दिखता है बेटा? कॉर्टेक्स में आपको दिखते हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स। ओवरी के अंदर चलती है oogenesis, और इस ओवरी के अंदर बेटा जो एग बनता है, एग को कलेक्ट करने के लिए आपके पास होती है असेसरी डक्ट का पहला असेसरी डक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट सीलिएटेड होती है, और इस ओविडक्ट के बेटा होते हैं 3 पार्ट्स। इसका होता है सबसे पहला पार्ट इनफंडिब्यूलम विच इज फनल शेप। इन फंडिब्यूलम में होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो ओवा के कलेक्शन में हेल्प करती है, दीज आर कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। इन फंडिब्यूलम से नेक्स्ट वाइडर पोर्शन आता है, जिस वाइडर पोर्शन को बोला जाता है एम्प्यूला, जहां पे होती है मेरे प्यारे सपोलो फर्टिलाइजेशन। और फिर आता है लास्ट बेटा नैरो पार्ट। अगर आप उसके अंदर का डायमीटर देखेंगे तो उस नैरो पार्ट को बोला जाता है बेटा क्या? उस नैरो पार्ट को बोला जाता है isthmus. That isthmus joins or connects with the uterus. Uterus is again beta accessory duct and uterus is inverted pear shape. यूट्रस के अगर तुम यूट्रस को देखोगे, यूट्रस के खुद के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। यूट्रस का यूट्रस के बेटा 3 पोर्शंस होते हैं, इन्वर्टेड पियर शेप, एंड इट हैज बेटा 3 पार्ट्स। अगर तुम देखो, एक है बेटा यूट्रस का सबसे ऊपर डोम शेप जो पार्ट होता है, दैट डोम शेप पार्ट इज कॉल्ड एज बेटा व्हाट? दैट डोम शेप पार्ट इज कॉल्ड एज द फंडस। एंड देन बेटा डोम शेप पार्ट के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है
यूट्रस की बॉडी, और जो लास्ट पार्ट होता है बेटा उसे बोला जाता है सर्विक्स। अगर मैं इसे डिवाइड करना चाहूं, ये यूट्रस की कैविटी बनाई है मैंने, यूटेराइन कैविटी, अगर मैं इसे डिवाइड करना चाहूं तो मैं कहूंगी बेटा ये वाला एरिया है यूटेराइन फंडस, ये वाला एरिया है बेटा यूटेराइन बॉडी, और ये वाला एरिया क्या है बेटा, द सर्विक्स एरिया। अगर आप वॉल को देखो तो यूट्रस की बेटा वॉल भी होती है, 3 लेयर्ड वॉल। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो आप ऐसे बना सकते हो, मैम सबसे अंदर वाली जो वॉल है उसे एंडोमेट्रियम बोलेंगे, एंडोमेट्रियम, जो बीच वाली वॉल है उसे मायोमेट्रियम बोलेंगे, और जो आउटर मोस्ट वॉल है उसे पेरीमेट्रियम बोलेंगे। किसी को कोई समस्या तो नहीं? जब भी इम्प्लांटेशन होती है बेटा तो वो एंडोमेट्रियम में होती है, थैंक यू भैया, और वो होती है बेटा फंडस एरिया में। जब भी इम्प्लांटेशन होती है वो यूटेराइन एंडोमेट्रियम में होती है, और एंडोमेट्रियम में भी स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो फंडस एरिया में इम्प्लांटेशन होती है। ये जो सर्विक्स होता है बेटा, इस सर्विक्स के अंदर एक कैनाल दिख रहा है आपको, इस कैनाल को बोला जाता है सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स के नीचे क्या बनाया था आपने बेटा, वजाइना बनाया था, और सर्विक्स और वजाइना दोनों फॉर्म करते हैं द बर्थ कैनाल, एंड बेटा द वजाइना अलोन इज गोइंग टू फॉर्म द कॉप्यूलेटरी कैनाल। ठीक है जी, यूट्रस खत्म हो गया। फिर बेटा हम आते हैं यूट्रस के बाद वजाइना, जो मैंने आपको बता दिया, इट इज गोइंग टू फॉर्म द कॉप्यूलेटरी कैनाल। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं बेटा द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्योंकि ग्लैंड्स तो एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए हैं, आपको सिंपली एनसीईआरटी बेटा याद रखनी है। आपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको वल्वा बोला था उसके कितने पार्ट्स बोले, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड बेटा हाइमन। हाइमन मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आपने क्या पढ़ा बेटा, आपने पढ़ा देयर इज अ fatty tissue covered with skin and then pubic hair. This area is called as mons pubis बेटा, and mons pubis से नीचे paired बेटा, mons pubis से नीचे paired fold of tissue runs down from mons pubis. Again this can have beta pubic hair. This is called as labia majora. And question क्या आएगा, labia majora encloses the vaginal orifice या vaginal opening, इसको enclose करता है। फिर आपने बेटा अगला पढ़ा, लेबिया मेजोरा के नीचे पेयर में कौन रन करता है बेटा, लेबिया माइनोरा। पेयर में क्या रन करता है, लेबिया माइनोरा। और आपने लेबिया माइनोरा के लिए पढ़ा कि इसके अपर जंक्शन पर होती है क्लिटोरिस, और क्लिटोरिस जस्ट आपको यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर दिख रही है, यूरेथ्रा के ओपनिंग के ऊपर क्लिटोरिस दिख रही है आपको। और ये लेबिया माइनोरा जो होती है इसमें प्यूबिक हेयर नहीं है, ये भी पेयर्ड है, लेबिया मेजोरा के नीचे है, और इसके अपर जंक्शंस पर क्लिटोरिस है। इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं क्लिटोरिस पे, स्ट्रक्चर सिमिलर टू द मेल पीनस। ठीक है ना। देन बेटा यू से कि द वजाइना इज पार्शियली कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन, जैसे आप हाइमन बोलते हैं, एंड हाइमन मे और मे नॉट बी अ पार्ट बिकॉज हाइमन एट टाइम्स इज ब्रोकन ड्यू टू सेवरल रीजंस। आपने अगर बेटा कल देखा हो टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप, मैंने कहा था आप गूगल करके भी एक बार ही देखना। तो ये जो बेटा आप देखते हो टैम्पॉन्स एंड बेटा मेंस्ट्रुअल कप, इनके इंसर्शन की वजह से भी कई बार बेटा ये टूट जाती है। फर्स्ट कॉप्यूलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी बेटा ये टूट जाती है। कई बार मैंने आपसे कहा है कि देयर आर टाइम्स कि जब कॉप्यूलेशन हुआ है फिर भी ये मेंटेन्ड है, लेकिन टूट सकती है। ऐसी फीमेल्स जो हैवी एक्सरसाइजेस करती हैं, साइकिलिंग करती है, स्पोर्ट्स में, उनमें भी ये बेटा ब्रेक हो सकता है। तो इसकी जो प्रेजेंस है या एब्सेंस है, ये बेटा कहीं से भी ये आपको गारंटीड नहीं बताती है कि कॉप्यूलेशन हुआ है या नहीं, इसीलिए इट्स नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, आपको मैंने कुछ डायग्राम्स भी दिखाए हैं। आई होप बेटा आपको कोई दुख दर्द और समस्या नहीं है। एक बार मुझे बता दीजिए बेटा, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? ठीक है, चैट्स ऑफ कर देंगे फिर, और फिर बेटा हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक। यस, जल्दी से बताइए, थम्स अप दे दीजिए एक। दिव्या बेटा धन्यवाद। ठीक है, शुरू करें। कोई आउच, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरी गुड बेटा। अब बेटा अगेन, ताकि हम लोग सिंसियरली और आराम से पढ़ पाए, तो इसका कोई पर्पस नहीं है कि आपकी बेटा है ना डिस्ट्रैक्शंस हो, तो हम डिस्ट्रैक्शंस को ऑफ कर देते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक बेटा, मैमरी ग्लैंड्स, जो हमने कल
कहा था कि मैमरी ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। स्वेट मतलब सूडोरिफिक, स्वेट को ही सूडोरिफिक बोलते हैं। सो इट्स अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड और मॉडिफाइड सूडोरिफिक ग्लैंड्स, ठीक है ना। इट इज प्रेजेंट over the pectoralis major muscles in the mammals, but it is functional only in the females. Obviously functional mammary glands जो लैक्टेशन का काम होता है वो सिर्फ आपको एक बेटा फीमेल के अंदर आपको नजर आता है। अब हम बनाने जा रहे हैं बेटा एक डायग्राम, इससे क्वेश्चन आएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, बहुत ही इजी टॉपिक है। हम सेक्शन बनाएंगे मैमरी ग्लैंड का, मैक्सिमम चीजें हम बेटा उसी डायग्राम से समझेंगे। मैं उसका एक फ्लो चार्ट भी बता दूंगी ताकि आपको रिवाइज करना हो तो आप उस फ्लो चार्ट से फटाफट से चीजों को रिवाइज भी कर जाएं। तो सिंसियरली इस बेटा सेक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड्स को बनाइएगा। ये सेजाइटल सेक्शन है, जैसे हम ब्रेन का सेजाइटल सेक्शन बनाते हैं ना, एक ऐसा सेक्शन जिसको देखो तो वेंट्रल डोर्सल साइड दोनों नजर आ रहे हैं। मतलब अगर मैमरी ग्लैंड का सेक्शन देखा जाए तो ऐसे सेक्शन किया है बेटा, जैसे मैं प्लेन को पास कर रही हूं तो ऐसे सेक्शन किया है और फिर हम उसे साइड से फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसमें वेंट्रल साइड डोर्सल साइड दोनों आपको नजर आ रही है, समझ रहे हो ना। सो वी आर गोइंग टू मेक अ सजाइटल सेक्शन। हेडिंग डाल रहे हैं सजाइटल सेक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड, सजाइटल सेक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड। ठीक है, चलिए बनाइए। जो ये सेक्शन बनता है ये दिखाते हैं ऐसे गोल गोल डॉट्स, ये क्या हैं? ये रिब्स के कट एंड्स हैं। यार देखो ना, आपका रिब केज भी तो बीच में पड़ रहा है ना। अगर मैं सजाइटल सेक्शन करती हूँ मैमरी ग्लैंड का तो कहीं ना कहीं अगर मैं ऐसे सेक्शन कर रही हूँ तो हमारे रिब्स भी तो कट रहे हैं ना। जो रिब्स कटे हुए हैं ना उसके एंड्स ऐसे गोल गोल दिख रहे हैं ना, तो दीज आर द कट एंड्स ऑफ द रिब्स। रिब्स के जो हड्डी कटी है सामने से देखोगे तो ऐसे गोल दिख रहे हैं। सो दीज आर द कट एंड्स ऑफ द रिब्स। प्रेजेंट कहाँ होते हैं बेटा? ये प्रेजेंट होते हैं आपके पेक्टोरालिस मेजर मसल्स पर। तो मान लो मैंने एक ही लाइन बनाती हूं ऐसे, इसे मान लो ये क्या है बेटा? पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, ठीक है ना। एक काम करती हूं, मैं इसे थोड़ा सा शेड कर देती हूँ क्योंकि यहाँ ना काफी सारे कलर्स का यूज होगा। आप तो चाहो तो बेटा नॉर्मल, मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे से देख के आप बना रहे हो, और जब आप मेरे से देख के बना रहे हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जब आप मेरे से यहाँ पे कॉपी कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं कलर्स का यूज कर रही हूँ। दैट डजंट मीन कि तुम्हें भी कलर का यूज करना ही करना है। अच्छा देखो, एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी पता है क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि मैमरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड इट इज मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना। यही कहा है एनसीईआरटी की लाइन, एक बार देख भी लेंगे, पर यही कहा है कि इसके पास क्या होते हैं बेटा? ग्लैंडुलर टिश्यू, और इसके पास होते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज का तो मतलब होता है फैट, फैट है मैमरी ग्लैंड में। एंड बेटा वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फीमेल्स एंड दैट डिसाइड्स, वेरिएबल मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फीमेल्स एंड द फैट का काम इज टू डिसाइड द साइज ऑफ द मैमरी ग्लैंड। अदर देन दैट बेटा इसके पास क्या होता है? इसके पास होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में ये सारी चीजें आ रही है जो मैं अभी आपको मैमरी ग्लैंड के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। इसमें मैमरी लोब्स आते हैं, इसमें मैमरी टिब्यूल्स आते हैं, इसमें मैमरी डक्ट्स आते हैं। जितने भी डक्ट्स हैं, जितने भी लोब्स हैं, वो सारे आपके ग्लैंडुलर टिश्यू का पार्ट होते हैं। ये लास्ट में ये वाला फ्लो चार्ट लिखेंगे। जब आप एक मैमरी ग्लैंड को देखते हो तो मैमरी ग्लैंड के अंदर होते हैं 15 से 20 मैमरी लोब्स। क्या होते हैं? 15 से 20 मैमरी लोब्स। आई विल ट्राई कि क्लैरिटी रहे डायग्राम में, ठीक है ना। अब मैं 15 से 20 तो नहीं बना सकती, तो मैं जितने बना सकती हूं उतने बना के दिखाती हूं। मैमरी ग्लैंड के अंदर क्या है? ऐसे बेटा लोब्स हैं, जिन्हें क्या बोला हमने? मैमरी लोब्स। कितने हैं ईच मैमरी ग्लैंड? क्वेश्चन आया हुआ है
ईच मैमरी ग्लैंड हैज 15 से 20 मैमरी लोब्स। ठीक है मैम, मैमरी लोब्स तो हैं, आगे बताइए। लेबलिंग भी करती जाती हूं साथ के साथ, ठीक है। जैसे ये है आपका कट एंड ऑफ रिब्स, कट एंड्स ऑफ रिब, ये क्या है जिसके ऊपर मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है? पेक्टोरालिस, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। अब मैं कह रही हूं हर एक मैमरी ग्लैंड के पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, मैं इसको रब कर दे रही हूं, तुमने लिख लिया है ना। इसको मैं इसलिए रब कर रही हूं ताकि ना लेबलिंग में मुझे आसानी हो जाए। इसको मैंने क्या बोला बेटा? इसे मैंने बोला मैमरी लोब्स। इसे मैंने क्या बोला? इसे मैंने बोला मैमरी लोब्स, ठीक है ना। एक काम करूं, पॉइंट्स को भी यही लिख देती हूं बेटा, ताकि अलग से फिर फ्लो चार्ट बनाओ, अलग से फिर पोथियां बनाओ, उससे अच्छा सारे पॉइंट्स इधर ही कवर कर देती हूं, ठीक है ना। देखो हमने क्या कहा, ईच मैमरी ग्लैंड, हर एक मैमरी ग्लैंड के पास होते हैं 15 से 20 मैमरी लोब। कितने? 15 से 20 मैमरी लोब्स। अब मैमरी लोब के अंदर बेटा वो स्ट्रक्चर्स हैं जो मिल्क बनाते हैं, एल्वियोलाई होते हैं। हमने हार्मोन पढ़ा था प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन इन एल्वियोलाई की फॉर्मेशन को इंक्रीज करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के टाइम पे एल्वियोलाई के नंबर, एल्वियोलाई की फॉर्मेशन को प्रमोट करती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में लिखा हुआ है, तो मैं इसके अंदर बेटा बनाने जा रही हूं। अब देखो ये ना, मैं एक लोब को ना जूम करके भी साइड में बना के बताऊंगी। इनकेस आपको कोई भी चीज ना क्लियर नहीं समझ में आती है, टेंशन ना लेना, मैं आपको इसको ना जूम करके भी बना के बताऊंगी, ठीक है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ। देखो मैं पहले ना एक ट्यूब बनाती हूँ, क्योंकि ना वहां से कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो एक बनाते हैं ऐसी रेड कलर की ट्यूब, आपको अभी समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूं, मैंने ऐसा क्यों बनाया, ठीक है ना। और इनसे निकलती है ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्स। मैं एक काम पता है क्या करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ कि पहले मैं साइड में बना देती हूँ जूम वाला, क्योंकि अगर मैंने जूम वाला बना दिया तो तुम्हें ये वाला स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो मैं काम करती हूँ, एक लोब को ना साइड में बना के बताती हूँ कि हम क्या कैसे कैसे बना रहे हैं ये स्ट्रक्चर को ना। तो ये स्ट्रक्चर हमें बेसिकली ऐसे बनाना है। ये एक मेमोरी लोब है, और ये बेटा मैं दिखाना चाह रही हूँ, देखो देखो अब आई थिंक तुम्हें समझ में आएगा बेटा। ठीक है, पता है मैंने क्या क्या दिखाने की कोशिश की है। अब एक एक स्ट्रक्चर को इस साइड वाले स्ट्रक्चर में समझो। क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जिनमें मिल्क बनता है। मैंने थोड़ा इस तरीके से इसलिए बनाई है आपको ना, ताकि किसी डक्ट की को समझने में प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए इसको इस तरीके से बना के बताया। ये एक मैमरी लोब है, मैमरी लोब के अंदर बेटा मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं मैमरी एल्वियोलाई। ये जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स है ना बेटा, इनमें बनता है मिल्क। मैं इसको भी जूम करके बना के बताऊंगी, ताकि आपको ना जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, उसको थोड़ा क्लियरली हम समझेंगे। प्रोलैक्टिन का रोल, ऑक्सीटोसिन का रोल, तो उसको हम थोड़ा क्लियरली समझने के लिए आज हम इस एल्वियोलाई को भी जूम करके बनाएंगे, ठीक है। इस एल्वियोलाई के अंदर बेटा मिल्क बनता है। इस एल्वियोलाई से मिल्क बन के आगे कहां जाता है मैम? आगे जाता है बेटा इस येलो डक्ट में, जो अगर आपको नजर आ रही हो, ये देखो। तो मैमरी एल्वियोलाई में मिल्क बनता है। एल्वियोलाई मिल्क बनाने वाली स्ट्रक्चर है। एल्वियोलाई में मिल्क स्टोर भी होता है बेटा,
इसीलिए एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर डिटेल में बनाऊंगी। और एल्वियोलाई से बेटा मिल्क कहां जाता है? एल्वियोलाई से मिल्क जाता है इस येलो वाली डक्ट में। इस येलो वाली डक्ट को बोला जाता है मैमरी टिब्यूल्स। क्या बोला जाता है इन्हें? मैमरी टिब्यूल्स। और सारी मैमरी टिब्यूल बेटा ज्वाइन करके क्या बनाती है? ये रेड वाली डक्ट। इस रेड वाली डक्ट को बोला जाता है मैमरी डक्ट। समझ में आई बात? एल्वियोलाई से निकले क्या? टिब्यूल्स, मैमरी टिब्यूल्स। सारे टिब्यूल्स ने मिलके क्या बनाया? मैमरी डक्ट। और आगे जाके मैमरी डक्ट्स जो हैं वो आगे जाके बनाएंगी मैमरी एम्प्यूला। देखना, अभी मैं आपका चैट्स ऑन करती हूँ थोड़ी देर में, आप ये देखिए ऐसे इन्हीं डक्ट जो आपकी लोब्स के अंदर बेटा, एक मैमरी लोब के अंदर ये जो डक्ट्स है, डक्ट फ्यूज करके आगे जाके एक चौड़े एरिया को बनाती है जिसे एम्प्यूला बोलते हैं। डक्ट का वाइडर पोर्शन एम्प्यूला कहलाता है कि नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया। तो मैं यहां पे भी सेम चीज अगर बनाना चाहूं, मैं काम करती हूं, पहले एल्वियोलाइज को बनाती हूं। दीज आर द एल्वियोलाइज। ठीक है, और टिब्यूल्स। इसीलिए ना वो वाला डायग्राम भी बनाती हूं मैं हमेशा, ताकि ना बच्चों को क्लियर रहे हमेशा ना। अब पहले मैं क्या बना रही हूं? मैमरी लोब्स के अंदर होती है मिल्क फॉर्मिंग एंड मिल्क स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स, जिसे इसलिए मैं फ्लो चार्ट ही ऐसा बना रही हूं अभी। मैमरी एल्वियोलाई, ये चाइनीज पेन आ गया, मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा, तुम्हें अच्छा लगता होगा। मैमरी एल्वियोलाई में मैं एक दो पॉइंट्स लिखना चाहती हूं इसके बारे में। मिल्क फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग स्ट्रक्चर। एल्वियोलाई से इस मिल्क को आगे कौन कैरी करके लेके जा रहा है? ये येलो वाला स्ट्रक्चर। इस येलो वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैमरी टिब्यूल। आपको इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है। मैमरी टिब्यूल मैमरी एल्वियोलाई से निकली, एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर बना आगे जाके, इसे बोलते हैं मैमरी डक्ट। इसके बारे में लिख लेते हैं। तो मैमरी डक्ट के बारे में क्या लिखेंगे? मैमरी टिब्यूल्स joins to form duct। अब आगे बेटा बताती हूं, यहां पे भी पहले मैं लेबलिंग कर देती हूं। दिस इज एल्वियोलाई, दिस इज बेटा टिब्यूल, ये हो गया आपका डक्ट, मैमरी डक्ट। इनफैक्ट इसी में लेबल करूंगी मैं, दिस इज मैमरी एम्प्यूला। यहां तक पहले मैं आप लोगों के लिए कमेंट्स को ऑन कर रही हूं, ताकि आप मुझे बताइए कि यहां तक कोई भी कंफ्यूजन बेटा, कोई भी कंफ्यूजन? आप मुझे बस ये बताइए, कोई भी कंफ्यूजन बेटा डायग्राम में? टिब्यूल कौन सा है, डक्ट कौन सा है, किसने फ्यूज करके डक्ट बनाया, डक्ट ने फ्यूज करके क्या बनाया? क्या आपको क्लैरिटी मिल रही है? क्योंकि आपसे एट द एंड ऑफ द डे सेक्शन ऑफ द मैमरी ग्लैंड में यही पूछेंगे कि एल्वियोलाई से क्या निकलता है? टिब्यूल। टिब्यूल फ्यूज करके क्या बनाता है? मनीष एक पानी भिजवा देना। टिब्यूल फ्यूज करके क्या बनवाता है? मैमरी डक्ट। मैमरी डक्ट फ्यूज करके क्या बनवाता है? मैमरी एम्प्यूला। ऑल क्लियर बेटा? गुड गुड, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस बेटा, गुड गुड गुड। अब देखिए आगे क्या होगा बेटा, मैं ना इसमें भी इनमें भी थोड़ा सा बना देती हूँ फटाफट से, ठीक है ना? ये ताकि मैं आगे आपको लैक्टिफेरस डक्ट थोड़ा सा दिखा सकूं। और ये बना देते हैं,
रंगोली लग रही है। बॉटनी जूलॉजी के डायग्राम से इतने कलरफुल है। पत्ता लग रहा है ये तो। ठीक है, बहुत शानदार। अब देखो बेटा, ये जो मेमोरी टिब्यूल्स है ना, टिब्यूल्स येलो वाली टिब्यूल्स ने मर्ज करके बनाया मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट्स बेटा फ्यूज करती है और आगे जाके क्या बनाती है, एक वाइडर पोर्शन को, जिसे बोला जाता है मेमोरी एम्प्यूला। और एम्प्यूला फाइनली बेटा इट ओपन्स आउटसाइड एज लेक्टिफेरस डक्ट। ये बनता है एम्प्यूला। एम्प्यूला ओपन्स एज लैक्टिफेरस डक्ट। एम्प्यूला ओपन्स एज लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये जो बना बेटा वाइडर पोर्शन जो तुम्हें दिख रहा है, जिसमें मैं ये डॉट डॉट बनाने जा रही हूं, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया एम्प्यूला। आप कई किताबों में पढ़ोगे एम्प्यूला में मिल्क स्टोर हो सकता है, बट एनसीईआरटी ने एम्प्यूला में मिल्क स्टोरेज नहीं दे रखी है। एनसीईआरटी ने मिल्क स्टोरेज दे रखी है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में ही मिल्क बना, एल्वियोलाई में ही मिल्क स्टोर हुआ। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा एल्वियोलाई में ही मिल्क बन रहा है, एल्वियोलाई में ही मिल्क स्टोर हो रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको दिखाती भी हूं। डन। अब देखो, ये है हमारा क्या, दिस इज बेटा द नेक्स्ट पार्ट। इधर नहीं, इधर ना हमें और भी लेबलिंग करनी है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द मेमोरी एम्प्यूला। इसके बारे में क्या लिखेंगे हम, इसके बारे में हम लिखेंगे मेमोरी डक्ट fuses to form a wider मतलब चौड़ा, a wider memory ampulla, a wider memory ampulla। और फर्दर बेटा memory ampulla will take the milk outside via lactiferous duct। so lactiferous duct से फाइनली मिल्क जो सक आउट हो रहा है, that is with the help of the lactiferous duct। lactiferous duct से फाइनली मिल्क बाहर आ रहा है ना, lactiferous duct। so milk is actually sucked outside with the help of lactiferous duct। यहां पे भी मैं बना सकती हूं, यहां पे मैं बना सकती हूं, दिस इज द lactiferous duct। और यहां पे आपको सीक्वेंसिंग भी पता चल गई, किसके बाद क्या आ रहा है, किसके पहले क्या आ रहा है। दिस इज lactiferous duct। और मैं लैक्टिफेरस डक्ट के बारे में यहां पे लिखूंगी मिल्क सक्ड आउटसाइड, मिल्क सक्ड आउटसाइड। इसके द्वारा मिल्क इज गोइंग टू बी सक्ड आउटसाइड। ठीक है, ये क्या बनाया फिर, ये बनाया हमने बेटा निपल। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज निपल। निपल के अराउंड बेटा एक पिगमेंटेड एरिया होता है, देयर इज अ डार्क पिगमेंटेड एरिया। This pigmented area is called as areola। Pigmented है ये, rest of the mammary gland से pigmented area है। So this area is called as areola। ठीक है ना, खत्म। फैट बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिखाना है और कुछ नहीं। This is areola। Areola is pigmented area around nipple। Pigmented area around nipple। You can show fat। So fat you can show, मैं कौन सा कलर ले लेती हूँ, ये कलर ले लेती हूँ। This is the fat। Variable amount of fat in different females। ठीक है, this is the fat।
यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बना लीजिए। फिर हम बेटा देखो फ्लो चार्ट तो यहीं पे हो गया कि एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से टिब्यूल है, टिब्यूल से डक्ट है, डक्ट से एम्प्यूला है, एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट ओपन्स आउटसाइड। आपको इसकी पोथियां क्या वापस से बनानी है तो बेटा खुद बना लेना, क्योंकि मैं तो बेटा आपको पोथियां नहीं लिखवाऊंगी, दिस इज मोर देन सफिशियंट। अब मेरे को अगर बेटा कोई जरूरत है तो ये है कि मैं आपको एल्वियोलाई को थोड़ा सा जूम करके बना के बताऊं, ताकि आपको हार्मोन्स का फंक्शन थोड़ा सा समझ में आए, और थोड़ा सा बेटा हम ये देखें कि आपके इस फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क फॉर्मेशन होता है, लैक्टेशन होता है, एज पर एनसीईआरटी कैसे होता है। ठीक है, डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन। ठीक है, आपका बन जाए, बन गया हो तो मुझे एक थम्स अप दे देना। अगर आपका बन गया है ना तो मुझे एक थम्स अप दे देना, तभी आगे बढ़ते हैं। डन। चलो वेरी गुड। देखो जैसे कि मैंने कहा एज पर एनसीईआरटी, आज ना इसी पेन से लिखते हैं, एज पर एनसीईआरटी mammary gland has glandular tissue जो सिक्रीशंस कर रहा है और आगे बेटा उसको लेके जा रहा है, एंड एडिपोज टिश्यू। Adipose is the fat and it is variable amount of fat. And then we have glandular tissue. Glandular tissue has the lobes, the tubules, the ducts. All these are बेटा the glandular tissue. ठीक है, अब जरा हम एक एल्वियोलाई को बना के देखते हैं। हम एक एल्वियोलाई को बना के देख रहे हैं बेटा, जो हमने पिंक कलर से बनाई थी। हम अगर एक एल्वियोलाई को बनाएं, मैं ये वो लोब नहीं बना रही हूं, मेमोरी लोब नहीं बना रही हूं, मेमोरी लोब के अंदर जो हमने एल्वियोलाई बनाई थी ना, मैं उस एल्वियोलाई को बना रही हूं। देखो ऐसे होती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में होते हैं एपिथेलियल सेल्स इस तरीके से। These are the epithelial cells of alveoli. These are the epithelial cells of alveoli. ये एपिथेलियल सेल्स के अराउंड कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें बोला जाता है। अब देखो बेटा, बहुत ज्यादा अतिरिक्त में मैं नहीं जाऊंगी, जो आपको बेटा काम ना आए। बस एनसीईआरटी के ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए यहां पे मैं थोड़ा सा आपको ये बता रही हूं। अदरवाइज आप जैसे ये मायो एपिथेलियल सेल्स के नाम एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए हैं तो आप टोटली स्किप कर सकते हो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए यहां पे मैं आपको बता दे रही हूं। ये है बेटा आपकी मेमोरी एल्वियोलाई, ये है एल्वियोलाई के एपिथेलियल सेल्स। बनाना है ये आपको, बनाइए। ये है आपके बेटा एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। और ये सेल्स कहलाते हैं बेटा, इन्हें कहा जाता है मायो एपिथेलियल सेल्स। ये कहलाते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। दोज आर सराउंडिंग द एपिथेलियल सेल्स। अराउंड द एपिथेलियल सेल्स बेटा आपको क्या दिख रही है? मायो एपिथेलियल सेल्स। जब आप बात करते हैं बेटा किसकी, जब आप बात करते हैं एल्वियोलाई की, तो एल्वियोलाई मिल्क बना रही है, और एल्वियोलाई मिल्क बना के क्या कर रही है बेटा? मिल्क को यहां स्टोर करती है ना। यहां पे ल्यूमन के अंदर मिल्क स्टोर हो रहा है ना, और ये है क्या? ये तो ल्यूमन ही है यार। थोड़ा एसी चला दो भाई। ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई। इसी ल्यूमन के अंदर, इसी ल्यूमन के अंदर ये क्या है? मिल्क स्टोर हो रहा है। इसी ल्यूमन के अंदर मिल्क स्टोर हो रहा है। अब बेटा हम सब उस हार्मोन के बारे में पढ़ चुके हैं ना, प्रोलैक्टिन।
क्योंकि हार्मोन वाला चैप्टर तो हम कर चुके हैं, हार्मोन वाला चैप्टर हमने बेटा किया है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्रोलैक्टिन जो होती है मिल्क बनाती है, वो मैमोट्रोफिक भी होती है, मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ भी कराती है, और मतलब मैमोट्रोफिक इफेक्ट एंड लैक्टोजेनिक इफेक्ट हमने ये पढ़ा था। तो ये जो लैक्टोजेनिक यानी मिल्क सिंथेसिस करवाती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के बाद, ये प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस करवा रही है। हार्मोन है तो हार्मोन हमेशा रिसेप्टर के थ्रू, अगर कभी ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए उसके लिए ये वाली चीज है कि अगर बेटा आप देखो कि प्रोलैक्टिन मिल्क बनवा रही है, पर प्रोलैक्टिन तो सिर्फ मैसेंजर है ना, प्रोलैक्टिन मैसेज लेके आई है कि मिल्क बनना चाहिए, बना कौन रही है? एल्वियोलाई। तो प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स एक्चुअल में कहां प्रेजेंट होते हैं ना, इस एल्वियोलाई में। अगर हम देखें इस एल्वियोलाई में क्या होते हैं बेटा, मान लो मैं ऐसे बना रही हूं, इस एल्वियोलाई में क्या होता है? प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स। ये बात मानते हो कि नहीं? बात मानते हो कि नहीं ये वाली, कि दीज आर प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स, दीज आर प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स ऑन एल्वियोलाई। क्योंकि जब यही प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स पर आके प्रोलैक्टिन बाइंड करेगी तो बेटा मिल्क बनेगा। एक और हार्मोन हमने पढ़ा है, अब फिर मिल्क बनेगा और मिल्क स्टोर हो जाएगा और मिल्क को बाहर आना है अब, क्योंकि मिल्क का इजेक्शन होना है। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि व्हेन देयर इज सकलिंग, जब सकलिंग होती है यानी कि जो फीटस होता है, वो फीटस तो नहीं होता है, जो बच्चा होता है जब वो फीड करता है, जब वो बच्चा बेटा फीडिंग करता है तो सकिंग कर रहा है वो निपल्स की, एक न्यूरॉन जो होती है वो सिग्नल लेके जाती है आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पास, ठीक है ना। वो पूरा मैं मैकेनिज्म बताऊंगी। फिर सिग्नल जाता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी कहती है कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन बनाओ। ये ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होती है। मिल्क इजेक्शन और मिल्क फॉर्मेशन में अंतर है। बनाया किसने बेटा? प्रोलैक्टिन ने बनाया। तो प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स एल्वियोलाई में थे, एल्वियोलाई ने बनाया प्रोलैक्टिन की हेल्प से। इजेक्शन किसकी मदद से हुआ बेटा? इजेक्शन होता है आपके ऑक्सीटोसिन से। ऑक्सीटोसिन किस पर एक्ट करता है? ये जो बेटा आपकी मेमोरी एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई के साइड में तुम्हें मायोएपिथेलियल सेल्स दिख रहे हैं, ये मायोएपिथेलियल सेल्स पर होते हैं ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स। ऐसे मान लो कि ये गुब्बारे जैसा है, गुब्बारे के साइड में मैंने मायोएपिथेलियल सेल्स लगाए हुए हैं, जिन मायोएपिथेलियल सेल्स पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं, और जब ऑक्सीटोसिन उनके रिसेप्टर से बाइंड करता है तो इन मायोएपिथेलियल सेल्स में होता है कॉन्ट्रैक्शंस, जिससे बेटा क्या होगा आपके ये एल्वियोलाई में क्या होगी? एल्वियोलाई में एल्वियोलाई ऐसा स्क्वीज कर जाएगा, तो मायोएपिथेलियल सेल्स बेटा इसको स्क्वीज करवाएंगे क्योंकि उसके साइड में प्रेजेंट है, और जैसे ये स्क्वीज होगा तो मिल्क बाहर आएगा। क्या ये मैकेनिज्म एनसीईआरटी में है क्या? नहीं, पर क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्रोलैक्टिन मिल्क बनवाता है? एल्वियोलाई मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर है, यस। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्ट करवाता है, यस। किसके रिसेप्टर किस पे हैं नहीं दिया हुआ, यू हैव द फ्रीडम कि आप छोड़ सकते हो। इसीलिए मैं ज्यादा बेटा इस टॉपिक पे घुस भी नहीं रही हूं, जितना आपके लिए सफिशिएंट है, जिससे आपका थोड़ा सा क्लैरिटी रहे कि मिल्क बाहर कैसे आ रहा है। डेफिनेटली इस एल्वियोलाई को स्क्वीज करना पड़ेगा क्योंकि एल्वियोलाई में मिल्क भरा हुआ है ना। तो इसके चारों ओर ये जो मायोएपिथेलियल सेल्स है ना, इस पर रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के। जब ऑक्सीटोसिन बाइंड करता है, मायोएपिथेलियल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये एल्वियोलाई पिचकेगा, तो बेटा फिर टिब्यूल, डक्ट, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट एंड आउटसाइड। समझ में आ गई बात? तो मायोएपिथेलियल सेल्स के बारे में हमने यहां पे लिख लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, हैज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, हैज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। मुझे बताइए यहां तक किसी, अरे यार यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर हम लैक्टेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एनी प्रॉब्लम? अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो एनसीईआरटी ने क्या किया है ना बेटा, एनसीईआरटी ने मिल्क की कॉम्पोजिशन बताई हुई है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है वो बताया हुआ है, हार्मोनल रेगुलेशन बताया नहीं है, हार्मोनल रेगुलेशन बताया नहीं है। मैं भी आपको बहुत डिटेल में बेटा नहीं बताऊंगी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी, ठीक है ना, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन,
प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, चाइल्ड बर्थ के बाद क्या हो रहा है, बट क्योंकि आपने हार्मोन वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है बेटा, मैं हमेशा आपको कह रही हूँ रेलेवेंट पढ़ना है, ठीक है ना। तो यू ट्रस्ट मी, अभी मैं आपको उतना ही बताऊंगी जितना आपके काम का है, मतलब का है, जिससे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है ना वो क्लियर हो जाएं और छूटे ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सजाइटल सेक्शन में फ्लो चार्ट में हमने देख लिया किस पार्ट के बाद क्या आता है। पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं और फिर बेटा हम लैक्टेशन पे बढ़ते हैं कि लैक्टेशन का हार्मोनल कंट्रोल क्या है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सकलिंग होती है तो सिग्नल्स कैसे जाते हैं कि ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन रिलीज हो जाए, एक मिल्क बनवा दे और एक मिल्क को इजेक्ट करवा दे, ठीक है ना। देखो दिस इज द सेक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड। आप लोग एक दूसरे को बेटा पेज नंबर बता सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द सेक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड। इस सेक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड में क्या दिख रहा है? सेक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड में ये कट एंड ऑफ द रिब्स दिख रहे हैं आपको, रिब्स के। ये आपको दिख रहा है पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, ठीक है। ये आपको साइड में दिख रहा है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, क्योंकि आपको ये लेबल करने के लिए भी आ सकता है। इस डायग्राम में मैमरी टिब्यूल्स को लेबल किया नहीं हुआ है, बट जो थ्योरी आप देखोगे बेटा उस थ्योरी में बेटा मैमरी टिब्यूल्स मेंशन्ड है। थ्योरी में मैमरी टिब्यूल्स मेंशन्ड है, पेज नंबर 30, पेज नंबर 46, ठीक है। अब देखो यहाँ तो बेटा एनसीईआरटी जिंदाबाद, क्या ही बेटा क्लैरिटी, कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। मैमरी लोब किसे दिखाया है, मैमरी टिब्यूल कहाँ दिखाया है, ये इन्होंने मैमरी लोब दिखाया है, ये देख रहे हो, दिस इज द मैमरी लोब। तो ऐसे 15 से 20 मैमरी लोब्स होते हैं, ये मैमरी लोब्स दिखाए हुए हैं। अगर आप लेबलिंग ध्यान से देखोगे, दिस इज द मैमरी लोब, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर ये जो बनाए हुए बेटा ग्रेप लाइक क्लस्टर में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें दिखाया हुआ है इन्होंने मैमरी एल्वियोलाई, जिसमें मिल्क बनती है और मिल्क स्टोर होता है। दीज आर द मैमरी एल्वियोलाई, देखो दीज आर द मैमरी एल्वियोलाई या एल्वियोलस सिंगुलर। एल्वियोलस से एक्चुअल में निकलती है टिब्यूल्स, थ्योरी वाले पार्ट में दिया हुआ है। इसमें बेटा ये कैसे देते, इनके पास जगह है दिखाने के लिए, कहाँ लेबल करते, तो मैमरी टिब्यूल्स तो एल्वियोलाई से निकलती है। एल्वियोलाई में इतना कचरा मचा दिया तो दिखाएंगे कैसे, लेकिन थ्योरी में दिया हुआ है, ठीक है। और टिब्यूल से आगे जाके बेटा बनती है ये होती है मैमरी डक्ट्स। मैमरी डक्ट बेटा फ्यूज करती है तो आगे जाके बनाती है एक वाइडर पोर्शन को, इसे बोलते हैं मैमरी एम्प्यूला। एम्प्यूला से मिल्क इज सक्ड आउटसाइड वाया लैक्टिफेरस डक्ट। ये पिगमेंटेड एरिया अराउंड निपल इज कॉल्ड एज एरिओला। डायग्राम की लेबलिंग भी हमेशा देखा कीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे बेटा क्या दिया हुआ है, अ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, पेयर्ड स्ट्रक्चर called as breast that contains beta glandular tissue and variable amount of fat, है ना। yes, glandular tissue होता है, glandular tissue में बेटा वो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, and variable amount of fat। glandular tissue of each breast, glandular tissue of each breast, glandular tissue है क्या, वो lobes, वो duct, तो उसको डिवाइड किया है हमने 15 से 20 मैमरी लोब्स में। 15 से 20 लोब्स containing cluster of cells called as alveoli, ठीक है ना। The cells of beta alveoli secretes milk, of course epithelial cells of alveoli beta, it secretes milk which is stored in the cavity or lumen of alveoli। मिल्क बनाया alveoli ने, alveoli के lumen या cavity में स्टोर हो गई। alveoli open into mammary tubules, alveoli की जो ओपनिंग है, alveoli opens into mammary tubules, tubules of each lobe join to form mammary duct, ये बनाते हैं क्या, mammary duct, and several mammary duct join to form mammary ampulla, mammary duct joins to form mammary ampulla which is connected to lactiferous duct through which the milk is sucked outside, ठीक है। yes, अब बेटा आप एक बारी देखिए हमारे लैक्टेशन वाले पॉइंट में कितना दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको जो ये हार्मोन वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, वो सिर्फ इसलिए बताऊंगी क्योंकि मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन से थोड़ा इसे रिलेट करूंगी हार्मोन से, क्योंकि आपका तो नीट बेटा कंबाइंड आएगा ना, कोई 11th 12th अलग अलग तो आएगी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा उससे रिलेट करके थोड़ा हार्मोन वाला बताऊंगी। कोई ये मत सोचना कि मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, नहीं बेटा, एनसीईआरटी वाला ही मैं बताऊंगी, जो लैक्टोजेनिक और मैमोट्रोफिक वाला जो इफेक्ट है
वो थोड़ा सा बताऊंगी मैं आपको। और फिर इसके अलावा हम ये वाली चीज पढ़ेंगे कि लैक्टेशन में होता क्या है, कि मैमरी ग्लैंड अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज लैक्टेशन। ठीक है ना, तो लैक्टेशन में मिल्क में क्या क्या होता है ये वाली चीज मैं आपको बताऊंगी। एक थम्स अप दे दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम तो है ही नहीं बेटा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ठीक है, शुरू करें फिर। देखो शुरू करते हैं। हेडिंग क्या डालूंगी, लैक्टेशन। हेडिंग क्या डालूंगी बेटा, लैक्टेशन। पहले मैं इसमें क्या करूंगी, हार्मोनल कंट्रोल थोड़ा सा बताती हूं। हमें ऑलरेडी इसकी मैक्सिमम चीजें पता है, मैं बस एक दो, अच्छा एक और कारण है, तुम्हें पता है कि मैं ये टॉपिक यहां पे बताती हूँ, पता है एक और कारण क्या है? एक और कारण ये है कि जब मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वहां पे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे लैक्टेशनल एमिनोरिया। उस लैक्टेशनल एमिनोरिया में भी ये वाली चीज बेटा काम आएगी। ठीक है ना, तो ये वाली चीज क्योंकि बेटा वहां पे काम आएगी, इसीलिए हम यहाँ पे बेटा इस हार्मोनल कंट्रोल को पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है ना, बिकॉज दिस टॉपिक विल बी यूजफुल कि अच्छा लैक्टेशन के बाद ऐसा क्या हो रहा है, लैक्टेशन के दौरान ऐसा क्या हो रहा है कि नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी यूजफुल देयर। ओके, चलिए चलिए, हार्मोनल कंट्रोल जैसा हमने बेटा कहां बनाया हुआ है, आधे पेज में हो जाएगा, नॉर्मल पोर्ट्रेट में कीजिए। वो हमने अभी अभी बेटा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड कितनी बार तो पढ़ लिया है ना, वही एक बारी और बना रहे हैं। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, एंड देन बेटा यू हैव पिट्यूटरी द मास्टर ग्लैंड, and hypothalamus is connected to the pituitary with the help of a stalk called as infundibulum. Pituitary has anterior pituitary and posterior pituitary. Posterior pituitary के अपने कोई hormones नहीं होते हैं, it stores 2 hormone of hypothalamus. Anterior pituitary के बाकी सारे hormones होते हैं जो भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन्स बेटा आपने पढ़े। अब जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं की है उनको तो बेटा क्या ही समझ में आएगा, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है अभी तक, जो मेरे साथ में चैप्टर्स पढ़े हैं, तो आपको बेटा ज्यादा अच्छी तरीके से रिलेट करेगा। बाकी पढ़ तो हम यहाँ पे भी शुरुआत से ही रहे हैं। हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन्स होते हैं, PRH एंड PIH। किसी को इनके फुल फॉर्म्स याद हैं? ये है हमारा हाइपोथैलेमस। आपको इनके फुल फॉर्म्स याद है बच्चों? हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन्स मैंने बनाए हैं। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को क्या बोलते थे? देखो तुम्हारा रिवाइज भी हो रहा है। एक हम बोलते थे बेटा रिलीजिंग टाइप्स, एक हम बोलते थे इनहिबिटिंग टाइप्स। तो मैंने बनाया हुआ है एक PRH, ये प्रोलैक्टिन नहीं है बेटा, याद है ना, प्रोलैक्टिन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? PRL। क्या लिखते हैं हम? PRL लिखते हैं। मैंने यहां लिखा हुआ है PRH। P का मतलब है यहां प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करवाने वाले हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस के होते हैं। देखो जब प्रेगनेंसी नहीं होती है नॉर्मल लाइफ में, इनहिबिटिंग हार्मोन डोमिनेंट होता है, और ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन डोमिनेंट होता है, जिसे हम डोपामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये डोमिनेंट होता है बेटा, तो इसी कारण से ये प्रोलैक्टिन की रिलीज या सिंथेसिस नहीं होने दे रहा ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ। प्रेगनेंसी में क्या होता है ना बेटा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन डोमिनेंट हो जाता है। आपको पूरी मैकेनिज्म बेटा पीछे की नहीं जाननी है, लेकिन एटलीस्ट इतनी जाननी है ताकि आपके बेटा एटलीस्ट नीट का पर्पस सॉल्व हो जाए, और आपको नीट वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपके बेटा समझ में आ जाए आपको। मैंने क्या बोला कि हमारे नॉर्मल जीवन काल में, मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल का यहां कहने का मतलब है जब प्रेगनेंसी नहीं है। ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ, ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ PR नहीं, PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन इज डोमिनेंट। और अगर ये डोमिनेंट होगा तो बेटा क्या होगा? तो ये आपके, मैं रेड कलर से बना रही हूं, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है PRL, यानी कि प्रोलैक्टिन, इसको रिलीज नहीं होने देगा।
क्रॉस कर दिया मैंने, तो हमने लिखा ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ PIH इज डोमिनेंट, hence no PRL secretion and release from anterior pituitary। क्या ये मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट बताया? बिल्कुल भी नहीं, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने बस आपको ये एक फ्लो चार्ट में वापस से बता दिया है। आई एम नॉट टेलिंग यू एनी न्यू कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। लेकिन जैसे कि मैम आपने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मामला उल्टा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी PRH is dominant. During pregnancy, PRH is dominant. Prolactin releasing hormone is dominant. जैसे ही ये हार्मोन डोमिनेंट होता है, ये कहता है कि भाई बहुत देर से तुम दबे हुए थे, अब तुम रिलीज हो जाओ भाई, अब तुम बनो और रिलीज हो जाओ। ये क्या करता है बेटा? ये इसी प्रोलैक्टिन को एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करवाएगा? रिलीज। यहां तक तो हम सबको पता है बेटा, और इसके आगे भी हम सबको पता है। देखो मैं कमेंट्स ऑन कर रही हूं ताकि मैं तुमसे भी क्वेश्चन पूछूं एक दो, है ना? तो यानी कि नाउ प्रोलैक्टिन, भाई आधे लोगों को फुल फॉर्म ही नहीं पता होगी, कृपया करके ना बेटा अपनी खुद की स्वयं की सहायता कीजिए, पूरा फुल फॉर्म ही लिख लीजिए। प्रोलैक्टिन इज रिलीज्ड। अब ये प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, क्या हम कहते हैं बेटा, क्या हम ये बात कहते हैं कि प्रोलैक्टिन के दो काम होते हैं? प्रोलैक्टिन के दो काम होते हैं, एक होता है मैमोट्रोफिक, एक होता है मैमोट्रोफिक, एक होता है लैक्टोजेनिक। होता है कि नहीं? यानी कि मिल्क बनवा भी सकता है और मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करवा सकता है। लिखने की मैं वापस से नहीं लिखवाऊंगी, ये आपको ऑलरेडी पता है। प्रेगनेंसी में मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवा रहा है बेटा, मैमोट्रोफिक इफेक्ट दिखता है आपको प्रोलैक्टिन का। लैक्टोजेनिक इफेक्ट प्रेगनेंसी के दौरान इनहिबिटेड रहता है बेटा, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, उसके बाद यही प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क बनवाता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये लैक्टोजेनिक काम ना इसका इनहिबिटेड होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये मैमोट्रोफिक तो है, मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवा रहा है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी this effect is inhibited by प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रेगनेंसी में फीमेल के पास बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है, और इसीलिए बेटा हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन से ये जो लैक्टोजेनिक इफेक्ट है ना, ये इसका इनहिबिट हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो प्रोलैक्टिन बेटा मिल्क की सिंथेसिस करवाता है फीमेल के अंदर। अच्छा, सिर्फ ये प्रोलैक्टिन ही मिल्क सिंथेसिस नहीं करवाता है, मैं आपको एक और हार्मोन बताती हूं जो प्लेसेंटा सिक्रीट करती है, जो भी लैक्टोजेनिक होती है, मिल्क सिंथेसिस को प्रमोट करती है। किसी को पता है, किसी ने पढ़ा है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, ये प्रेगनेंसी में बेटा लैक्टोजेनिक होती है, ये प्रेगनेंसी में लैक्टोजेनिक होती है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन एल्वियोलाई की फॉर्मेशन को करवा रहा था, याद करो। और ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? ऑक्सीटोसिन मिल्क की इजेक्शन कर रहा है। तो मैं अगर ना आपको यहीं पे थोड़ा सा, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो, मैं ऐसे लिख देती हूं, देखो PRL एंड HPL का मतलब मैं आगे आपको प्लेसेंटा में पढ़ाऊंगी। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसके नाम में लैक्टो आ रहा है, मतलब मिल्क, ये दोनों ही क्या करते हैं बेटा? मिल्क सिंथेसिस करवाते हैं। ये दोनों ही मिल्क सिंथेसिस करवाते हैं। ये करवाता है आफ्टर डिलीवरी, ये प्रेगनेंसी, ठीक। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन करता है मिल्क इजेक्शन।
ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क इजेक्शन। और एक और हार्मोन बताया ना मैंने, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एल्वियोलाई फॉर्मेशन। प्रोजेस्टेरॉन एल्वियोलाई फॉर्मेशन। कोई शक बेटा? आपको मैंने वापस से ये सारी चीजें बता दी, ठीक है ना? डन? जब हो जाए तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। तो दिस टॉपिक ना बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया है, इट्स अ टॉपिक जो कनेक्टेड टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और जो आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन का कनेक्टेड टॉपिक है। एंड इट्स ओके बेटा कि अगर हम 5, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इस ऐसे टाइम देने को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है ना? कि आपने एक अच्छा टाइम इन्वेस्ट किया टॉपिक को रिलेट करने में ना, ताकि आप खुद तो करेंगे नहीं बेटा, तो हम ही रिलेट करके आपको बता दें कि यार देखो तुमने ये जो हार्मोन्स वहां पे पढ़े थे ना, ये यहाँ पे इस तरीके से काम करते हैं, है ना? सो दैट आपकी ना अगर कंबाइंड चैप्टर से भी क्वेश्चन आए तो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? सिंपल फिनोमिना देखने जा रहे हैं कि जब बच्चा सकलिंग करता है तो मिल्क कैसे बाहर आ रहा है। एक फ्लो चार्ट में उसको देखेंगे और फिर हम देखेंगे मिल्क की कॉम्पोजिशन। दैट्स इट, ठीक है ना? दैट्स इट। और मैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन के बारे में पढ़ाऊंगी, कृपया करके चिंता ना करें। जब मैं प्लेसेंटा पढ़ाऊंगी तो प्लेसेंटा के बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो मैं आपको प्लेसेंटल हार्मोन्स पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? डोंट वरी एट ऑल, ठीक है? दिशा बेटा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन प्लेसेंटा का एक हार्मोन है जो मिल्क बनवा रहा है। वो मिल्क बनवाता है प्रेगनेंसी में, और प्रोलैक्टिन करता है जब बच्चा पैदा हो गया, तब तो प्लेसेंटा है नहीं ना, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी नहीं है, और तब तब इसका इकलौता काम प्रोलैक्टिन को मिल जाता है, तब प्रोलैक्टिन बेटा डोमिनेंट लैक्टोजेनिक हो जाता है, ठीक है ना? चलिए, तो एक पॉइंट लिखते हैं हम यहां पे, मिल्क इज प्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसा एनसीईआरटी ने, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन ऐसी है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। उसी के बाद आपको लिखना है एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। मैं ना पहले मिल्क के बारे में लिख देती हूं, फिर इसका मैं हार्मोनल कंट्रोल बताती हूँ, ठीक है ना? देखो, जब हम कहते हैं मिल्क, तो फर्स्ट जो मिल्क प्रोड्यूस होता है इनिशियल डेज, कुछ इनिशियल डेज के लिए जो फर्स्ट मिल्क बनता है वो स्लाइटली येलोइश होता है। फर्स्ट मिल्क जो इनिशियल फ्यू डेज में बेटा प्रोड्यूस होता है उसे कोलोस्ट्रॉम कहते हैं, और ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में भी पढ़ोगे। और ये इसीलिए बेटा कहा जाता है फीमेल्स में, किसी भी एनिमल में, मैमल्स में, इसीलिए कहा जाता है कि इनिशियल लैक्टेशन जो होती है, इनिशियल जो फीडिंग होती है ना बेटा, वो जरूरी होती है बेबी के लिए। वो इसीलिए जरूरी होती है क्योंकि जो इनिशियल मिल्क है इसमें कुछ एंटीबॉडीज होते हैं बेटा। इनिशियल फ्यू डेज के लिए जो मिल्क होती है ये होती है स्लाइटली येलोइश, ये होती है स्लाइटली येलोइश, और इसे बोला जाता है कोलोस्ट्रॉम। स्लाइटली येलोइश, इसे बोला जाता है कोलोस्ट्रॉम। एंड दिस कोलोस्ट्रॉम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे नीट में सवाल आया है, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ही, अभी रिसेंट ईयर में ही आया है। दिस कोलोस्ट्रॉम प्रोवाइड्स immunity, it provides immunity to the baby, immunity to the baby, as it contains immunoglobulin type A. This is immunoglobulin. immunoglobulin क्या है?
इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी है। तो जितने भी मेरे प्यारे यकीनियंस फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बेटा, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के टाइप पढ़ेंगे, और जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के टाइप है मतलब एंटीबॉडी के टाइप्स पढ़ेंगे। एंटीबॉडी अलग अलग टाइप की होती है बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, है ना, अलग अलग टाइप की इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होती हैं। वेट कीजिएगा, आईजीए जो होती है ना बेटा, ये एक ऐसी एंटीबॉडी है, भाई एसी जला दो थोड़ा सा, तो गर्म क्यों हो रही है। ये जो बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन जो ए होता है ना, ये यूजुअली बॉडी के सिक्रीशंस में पाया जाता है, और कोलोस्ट्रॉम इज ऑल्सो अ सिक्रीशन। तो इस येलोइश कोलोस्ट्रॉम में इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए प्रेजेंट होता है। यानी कि आप अपनी मां से पूरे जीवन काल में बहुत सारी चीजें बेटा लेते तो हैं बेटा, और उनको स्ट्रेस देते हैं, पेन देते हैं, दुख देते हैं बेटा, चिंताएं देते हैं, और उनकी बात नहीं मानते, वो तो अलग बात है बेटा। लेकिन माँ तो माँ होती है बेटा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितनी सारी चीजें दे रही है, कोलोस्ट्रॉम के थ्रू बेटा इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स दे रही है। हम इम्यूनिटी जब पढ़ेंगे ना बेटा, तो इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। अभी क्योंकि आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो मैं उसको जबरदस्ती यहाँ पे इंक्लूड करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं वो टॉपिक। वहां पे मैं आपको बताऊंगी पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। ये पैसिव इम्यूनिटी है, बिना मेहनत किए बेटा इम्यूनिटी मिल गई, कोई मेहनत नहीं की, ना भीख मांगी माँ से कि माँ दे दे मेरे को आईजीए दे दे, है ना, तो माँ के मिल्क के थ्रू आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और ये ना हो तो आपकी इम्यूनिटी वीक रह जाएगी बेटा, वो बच्चा देखो। और हर मदर बेटा, हर मदर इक्वली फीड भी नहीं कर पाती। फीडिंग इज ऑल्सो itself it's a very complicated process। तो फीड लेकिन फीड कराना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसके जो इनिशियल मिल्क कोलेस्ट्रॉम में ये एंटीबॉडी पाई जाती है। अदर देन दैट बेटा, मिल्क हैज हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मिल्क ऑल्सो हैज बेटा गुड अमाउंट ऑफ बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना। मिल्क शुगर होता है, लैक्टोज, मिल्क प्रोटीन्स होते हैं, केसीन, एक्सेट्रा। दैट्स इट। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं अब आपको हार्मोनल कंट्रोल, ये लास्ट टॉपिक है बेटा आपके लैक्टेशन से रिलेटेड, और आपको ऑलरेडी देखना आपको ये आता है, बस मैं आपको थोड़ा सा इसको वापस से मैं आपको बता दे रही हूँ। बट दिस टॉपिक यू ऑलरेडी नो, ये आपको ऑलरेडी पता है, मैं बस आपकी थोड़ी और हेल्प कर रही हूँ कि मिल्क कैसे इजेक्ट आउट हुआ। कैसे इजेक्ट आउट होता है, बच्चा सकलिंग करता है, निपल्स को सक करता है, वहां से सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास लेके जाते हैं कि भैया दूध की जरूरत है, मिल्क बाहर कर दो, मिल्क सिंथेसिस करो और मिल्क को बाहर इजेक्ट करो। हाइपोथैलेमस कहता है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। हाइपोथैलेमस अपने बेटा पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। पिट्यूटरी में एक के पास है प्रोलैक्टिन, एक के पास है ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन है, एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रोलैक्टिन है। एंटीरियर से प्रोलैक्टिन निकल जाता है, पोस्टीरियर से ऑक्सीटोसिन निकल जाता है, एक इजेक्शन करवा देता है, एक मिल्क की सिंथेसिस करवा देता है। देखो कितना सरल है, आता है तुम्हें ऑलरेडी, यू ऑलरेडी नो दिस। न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन। अब एक सिंगल चीज भी अगर बेटा दोनों चैप्टर की कंबाइंड आए तो भी आपका गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमने कहा दिस इज द मैमरी ग्लैंड फॉर एग्जाम्पल। सो हम कह रहे हैं नंबर 1 स्टेप सकलिंग ऑफ निपल बाय बेबी। हुआ क्या, यहां से सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके गई, और याद रखिए कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन ही इंफॉर्मेशन को लेके जाती है। सेंसरी न्यूरॉन कैरी
the information to hypothalamus। ठीक है भाई, हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन गया आपके। हाइपोथैलेमस का काम ही क्या है बेटा? हर बार पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। सिग्नल्स पिट्यूटरी, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस पीआरएल। पीआरएल आगे क्या करेगा पता ही है तुम्हें। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। ये क्या करेगा तुम्हें पता ही है आगे। बताइए, टॉपिक की क्लैरिटी आ गई पूरी? तो एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे बची हुई। जल्दी बताइए। यस एवरीवन, यस एवरीवन, डन डना डन हो गया। जल्दी जल्दी जल्दी। ऑक्सीटोसिन किस पर एक्ट करेगा? मायो एपिथेलियल सेल्स पर करेगा कि नहीं? प्रोलैक्टिन किस पर एक्ट करेगा? एल्वियोलाई पे, जो मिल्क को बनवाएगा और एक बेटा मिल्क को रिलीज करवाएगा। एज सिंपल एज दैट। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, शाबाश शाबाश। एनसीईआरटी में दिया है क्या पुअर इन फैट कंटेंट एंड आयरन? क्योंकि यस, मिल्क में पुअर फैट कंटेंट एंड पुअर आयरन कंटेंट होता है। एनसीईआरटी में दिया है तो हम उसे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। इट डज नॉट हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ आयरन, डज नॉट हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ फैट। अगर दिया है तो उसे नोट कर लो। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लग रहा है ये कॉम्पोजिशन भी नहीं दी हुई है, ये कॉम्पोजिशन भी नहीं दी हुई है। ये तो मैंने आपको बता दिया है, वो दिया हुआ है एंटीबॉडी के बारे में। अगर दिया है एनसीईआरटी में तो लिख लो। वैसे इसमें पुअर फैट एंड आयरन मैं अपने नोट्स में बता देती हूँ, बट मैं यूजुअली अभी अवॉइड करती हूँ अगर कोई भी ऐसी फालतू अननेसेसरी बेटा इन्फॉर्मेशन है जो काम नहीं आएगी तो, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे नोट कर लो। मैं एक बार एनसीईआरटी की बेटा, ये लास्ट में दिया हुआ है लैक्टेशन का ना, मेरे ख्याल में ना मेरे पास वो न्यूरल कंट्रोल सकलिंग वाला है नहीं, ठीक है ना। तो जितना मेरे पास मैं जो लेके आई हूँ बेटा, मैं उसकी फिलहाल रीडिंग करा देती हूँ। बाकी आप जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी की रीडिंग आप खुद से भी एक बार कर लेना, ठीक है ना। नॉट गिवन है ना तो आप छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, है ना। देखो बोला कि इसे बोला लैक्टेशन, मिल्क जो प्रोडक्शन होता है, डिफरेंशिएशन होती है प्रेगनेंसी में और मिल्क प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टेशन एंड दिस हेल्प्स द मदर फीडिंग द न्यू बॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, इसे बोला जाता है बेटा कोलेस्ट्रॉम, ठीक है ना। And colostrum contains several antibodies, immunoglobulin type A, absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. रेजिस्टेंस का मतलब है कि बीमारी के अगेंस्ट बचाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रेजिस्टेंस के लिए जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी। इसीलिए डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि इनिशियल डेज में बेबी को हमेशा फीड करो, क्योंकि वो बेबी की इम्यूनिटी डेवलप करने में, एक हेल्दी बच्चा डेवलप करने में मदद करता है, सहायता करता है। बताइए मेरे प्यारे सपोलो, ऑल गुड? और देखो मेरे को पता था कि आज हम oogenesis के इंट्रोडक्शन को तो जरूर दे पाएंगे, क्योंकि हमें आज पूरा oogenesis का प्रोसेस वैसे भी नहीं होता है। मुझे आपको, क्योंकि oogenesis में जैसे कि मैंने आपसे कहा, इट्स नॉट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें मुझे फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर्स अलग से बताने हैं, oocyte के स्ट्रक्चर्स अलग से बताने हैं। तो लेट्स बेटा वेलकम दिस टॉपिक इन योर क्लास, ठीक है। चलिए स्वागत करते हैं बेटा एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, मजेदार, कंसेप्चुअल टॉपिक oogenesis, which बेटा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंजॉय इफ दे आर विलिंग टू लर्न। अगर आप सीखने के प्रोस्पेक्टिव से आए हैं और ध्यान से सुनते हैं तो ज्यादातर बच्चे इस टॉपिक को एंजॉय करेंगे, इसको भी और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी, क्योंकि दिमाग यूज होता है। मजेदार टॉपिक है दोनों, ठीक है ना। तो oogenesis is just like spermatogenesis is because spermatogenesis मतलब formation of sperm and oogenesis का मतलब होता है formation of egg या ova।
स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में चालू हुई, थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू की, oogenesis एम्ब्रियोनिक लाइफ में चालू हुई और बेटा एक सर्टेन एज मेनोपॉज के बाद बंद हो गई। और मैं इसको बिल्कुल कंपेयर करते हुए चलूंगी स्पर्मेटोजेनेसिस से, ताकि आपको एक तो टॉपिक की क्लैरिटी भी मिले और दूसरी बात बेटा आपको स्पर्मेटोजेनेसिस भी साथ के साथ रिवाइज होता रहे, ठीक है ना। सो व्हेन आई टॉक अबाउट बेटा oogenesis, तो एक आधा बेटा इसके तारीफ में एक दो पॉइंट्स लिख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा या एग या ऊटेड भी बोलते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी अभी। दूसरा स्टार्ट्स एम्ब्रियोनिक लाइफ, स्टॉप्स मेनोपॉज, लिखा हुआ है ये हमने। अब बेटा जैसे कि हमने कहा oogenesis जो होती है बेटा, हियर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैम? दो। नंबर 1 फॉलिकल्स एंड नंबर 2 डेवलपिंग oocyte। ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक है फॉलिकल्स, एक है डेवलपिंग oocyte। और ये डेवलपिंग oocyte प्रेजेंट होता है फॉलिकल्स के अंदर, है ना। फॉलिकल्स गिफ्ट रैप हैं और गिफ्ट जो है वो है हमारा डेवलपिंग oocyte, ये बात तो हम सबको पता है। अब हम बेटा oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, oogenesis का प्रोसेस समझने से पहले फॉलिकल्स की शक्ल देखेंगे कि फॉलिकल्स कैसे दिखते हैं, जो हम अभी तक बेटा बनाते हुए आ रहे थे ना, कि प्राइमरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल होता है, टर्शरी फॉलिकल होता है, और इनसे भी सवाल आएगा। हम एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ते नहीं है, ठीक है ना, तो हम एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ते हैं और फॉलिकल्स की शक्ल एक बार देखते हैं कि हाउ डू दीज फॉलिकल्स लुक लाइक, ठीक है ना। आपने ये नोट तो कर ही लिया होगा। तो हम सबसे पहले ना बेटा oogenesis शुरुआत करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉलिकल्स कैसे दिखते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल। हेडिंग क्या डालोगे? स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स। पहले हमें ये जानना चाहिए कि फॉलिकल्स कैसे दिखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स। तो मैं इसके लिए ना बेटा एक फ्लो चार्ट बनवाती हूँ। पहले प्राइमरी फॉलिकल, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है यहाँ लिख लिए, फिर फ्लो चार्ट वो बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उससे रिलेटेड पॉइंट्स लिख दिए साइड में। आप भी ऐसे ही बनाओ, अगर आप चाहते हो तो ऐसे ही बनाओ, ठीक है ना। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं बेटा प्राइमरी फॉलिकल। एनसीईआरटी ने शुरुआत ही प्राइमरी फॉलिकल से की है। सो दिस इज योर, बनाते जाओ बेटा, बनाते जाओ अभी तो। दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। अच्छा, ये प्राइमरी फॉलिकल है, तो प्राइमरी फॉलिकल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मैम? प्राइमरी फॉलिकल को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं मैम कि इसके अंदर जो oocyte होता है, पहली बात वो होता है प्राइमरी oocyte। देखो oocyte क्या है? गिफ्ट। और फॉलिकल क्या है? गिफ्ट रैप। फॉलिकल क्या है? गिफ्ट रैप। और oocyte क्या है? गिफ्ट। तो इस गिफ्ट रैप के अंदर कौन सा गिफ्ट है? इसके अंदर होता है प्राइमरी oocyte। और मैम ये जो पिंक कलर की सेल्स दिख रही हैं ये क्या है? तो एज पर एनसीईआरटी इसे कहा जाता है बेटा सिंगल लेयर
ऑफ सिंगल लेयर मतलब एक सिंगल लेयर है बेटा, मल्टी लेयर्ड नहीं है। तो इसमें होती है सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। जब आपको इसके अराउंड सिर्फ एक लेयर में कुछ सेल्स अरेंज्ड दिखती है, इन सेल्स को बोला जाता है बेटा ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो इसी को बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। सो प्राइमरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनसाइड प्राइमरी oocyte and characterized by a single layer of granulosa cell around it। आगे आपको मैं ये बताऊंगी बेटा, यही वो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं। आपको याद है एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है बाय फॉलिकल्स। याद आ रहा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि ईस्ट्रोजन फॉलिकल सिंथेसाइज करती है। फॉलिकल सिक्रीट, एक तो इतनी गर्मी कर दी है बेटा यार। फॉलिकल सिक्रीट ईस्ट्रोजन पढ़ा था। कॉर्पस ल्यूटियम भी ईस्ट्रोजन बनाता है, बट कॉर्पस ल्यूटियम, गर्मी लग रही है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो मेनली प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, बट वो ईस्ट्रोजन भी बनाता है। और फॉलिकल्स जो होती है वो मेनली प्रोड्यूस करती है ईस्ट्रोजन। तो फॉलिकल प्रोड्यूस करती है का मतलब कौन प्रोड्यूस करती है? ये ग्रैन्युलोसा सेल प्रोड्यूस करती है बेटा। जितने ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल उतनी ज्यादा ईस्ट्रोजन होती है। एक्चुअल में यही ग्रैन्युलोसा सेल्स बेटा जो आपको अरेंज दिख रही है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, यही तो ईस्ट्रोजन बनाती है। और जितना ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल उतना ज्यादा ईस्ट्रोजन। दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। ऑफ कोर्स प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर बनाती है बेटा क्या? फिर बनाती है सेकेंडरी फॉलिकल। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल? अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल को बनाते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और एनसीईआरटी को बेटा मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें करनी है। एक तो बेटा ग्रैन्युलोसा सेल का नंबर बढ़ जाएगा, मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। बोर्ड को मौत आने लग गई बेटा। मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है ना। और आपको एक लेयर दिखती है जिसे बोला जाता है थीका, एंड देन देयर इज अ लेयर कॉल्ड एज थीका। देखो अंदर अभी भी कौन सा गिफ्ट है बेटा? अंदर गिफ्ट अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। इसे मैंने बोला सेकेंडरी फॉलिकल, इसे मैंने बोला सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अगर आपको बेटा oocyte देखोगे तो oocyte जो है, दिस oocyte इज सेकेंडरी प्राइमरी oocyte। oocyte अभी भी प्राइमरी oocyte है, oocyte अभी भी प्राइमरी oocyte है। तो फिर मैम ये प्राइमरी फॉलिकल से कैसे अलग हुई? क्योंकि इसमें दिख रहे हैं बेटा मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, मोर ईस्ट्रोजन, मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स अरेंज हो गए। और इसमें एक नई लेयर दिखती है बेटा, उस नई लेयर को बोला जाता है द थीका। आपको इन फॉलिकल्स की बेटा स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किसमें थीका पहली बारी नजर आई, बताओ वो फॉलिकल जिसमें सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल दिखती है, बताओ वो बेटा फॉलिकल जिसमें मल्टी लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स दिख रही है अलोंग विद द थीका। ठीक है ना। अब मैम सेकेंडरी फॉलिकल के बाद, और इन फॉलिकल्स को तो बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रो कराता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैम सेकेंडरी फॉलिकल से आगे आके बनता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल को भी बना लेते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ी टर्शरी फॉलिकल को बनाने के लिए जगह कम ना पड़े। अब देखिए
बनाते हैं इसके सेल्स और इधर बनाते हैं पहले इसके ठीक है। अब ये बिंदी और ये सेल्स बनाना बड़ा ही बोरिंग काम है बेटा, बट बेटा करना तो पड़ेगा ना, चाहे जितना भी बोरिंग और चाहे जितना भी इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि मैं ही तो तुम्हें कहती हूँ रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो फिर बेटा कैसे रुक सकते हैं हम, बेटा कैसे रुक सकते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल थी ये लाइन देखो है ना। नहीं पर गाना बेटा सच में मोटिवेशनल है यार, उस पर कोई मजाक नहीं भाई, गाना जेन्युइनली बहुत मोटिवेटिंग है भाई, गाने के खिलाफ कुछ नहीं। देखो ये हमने क्या बनाया बेटा, ये हमने बनाया टर्शरी फॉलिकल, बहुत ही सुंदर डायग्राम बना है टर्शरी फॉलिकल का, ठीक है ना। यस एंड टर्शरी फॉलिकल को जरा आइडेंटिफाई करते हैं बेटा, टर्शरी फॉलिकल को कैसे पहचाना जा सकता है कि ये टर्शरी फॉलिकल है, ठीक है ना। देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में तुम देखोगे ये जो सेकेंडरी में एक थीका लेयर बनी थी ना बेटा, अब ये थीका लेयर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है बेटा। एक होती है जिसे बोला जाता है थीका एक्सटर्ना, एक जिसे बोला जाता है थीका एक्सटर्ना, दिस इज द आउटर लेयर, और एक होती है बेटा जिसे बोला जाता है थीका इंटरना। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या, पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये कि मैम थीका लेयर डिवाइड्स इनटू थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, ठीक है ना। थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दूसरा आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहां दिखती है वो है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है ना बेटा, वो यही ग्रैन्युलोसा सेल सीक्रेट करती है, लेकिन एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल तो दिया नहीं है। सो दिस बेटा स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप सेकेंडरी फॉलिकल के केस में पहली बारी एक न्यू लेयर देखते हैं जिसे थीका बोला जाता है, वैसे ही बेटा पहली बारी टर्शरी फॉलिकल में आपको एंट्रम देखने को मिलता है। तो फर्स्ट टाइम जो भी स्ट्रक्चर आपको जिस फॉलिकल के अंदर दिख रहा है बेटा वो आपको क्वेश्चन में पूछेंगे, ठीक है ना। सो दिस एंट्रम इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी in follicle for the first time, for the first time। तो पहली बारी एंट्रम दिखा फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और बेटा थीका जो होती है वो डिवाइड हो गई थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना में। अब बात करते हैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि इसके अंदर जो oocyte दिखता है ना बेटा, अभी तो तुम यही लिख के रखो प्राइमरी भी हो सकता है सेकेंडरी भी हो सकता है। वैसे सेकेंडरी कह सकते हो कि सेकेंडरी oocyte है इसके अंदर, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी दोनों लिखो। अब मैं इसका कारण भी आपको थोड़ा यहां पे बताती हूं, और जब मैं आपको आगे oogenesis का प्रोसेस समझाऊंगी तो आपको तब बेटर समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा। ये जो बेटा प्राइमरी oocyte था ना, जो आपके सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट था, ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिकल के अंदर। टर्शरी फॉलिकल के अंदर आने के बाद देखो प्राइमरी oocyte थी, प्राइमरी oocyte टर्शरी फॉलिकल में, पहले प्राइमरी oocyte थी, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर है।
फॉलिकल ग्रो कर रहा है ना बेटा, फॉलिकल ग्रो कर रहा है तो सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल बना, और टर्शरी फॉलिकल के अंदर अभी प्राइमरी oocyte है, लेकिन ये प्राइमरी oocyte इसी फॉलिकल स्ट्रक्चर में डिवाइड कर जाता है, सेकेंडरी oocyte बनाता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बेटा कोई बात नहीं, कुछ नहीं समझ में तो नहीं आना चाहिए था ऐसे, पर आपको मैं oogenesis में ये समझाऊंगी। आप एक और बार ये बात को सुनिए, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसके अंदर प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद बेटा क्या बनाया उसने, टर्शरी फॉलिकल। अंदर क्या है, अभी अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte है। इसी टर्शरी फॉलिकल स्ट्रक्चर में जो ये प्राइमरी oocyte है इसी में डिवाइड कर जाती है और फिर बनाती है सेकेंडरी oocyte। इसीलिए टर्शरी में आपको प्राइमरी oocyte भी दिख रहा है और आपको दिख रहा है बेटा सेकेंडरी oocyte भी। समझ गए? यस, समझ गए? यस एवरीवन। ठीक, तो इसकी कहानी तो हम बेटा क्लियर आगे करेंगे। आप मुझे एक थम्स अप दे दीजिए अगर आपने सारे स्ट्रक्चर्स यहां तक के बना लिए। अब हमें एक फॉलिकल और बनाना है, द मेच्योर फॉलिकल, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल के बाद आगे तो बेटा बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है ना? यस, डन। सो एरो लगा के, मेरे पास तो बेटा यहां जगह नहीं है, आप अपने में बेटा एरो लगाइए और बनाइए अगला फॉलिकल। दैट फॉलिकल इज द ग्राफियन फॉलिकल। जो सबसे मैच्योर फॉलिकल होता है वो होता है ग्राफियन फॉलिकल। अरे यार वो ग्रीन नहीं था ना, वो ग्रीन था, मतलब ये पिंक नहीं था। अच्छा, यहाँ एक और लेयर बनानी है। पहले तो इसे रेड कलर से बना लेते हैं, इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी। सोना, ठीक है, अब बनाते हैं। ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल। अगेन इसकी भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हमने प्राइमरी फॉलिकल में पढ़ा
अंदर प्राइमरी यूसाइट होता है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स होती है। हमने बेटा सेकेंडरी फॉलिकल पढ़ा, उसमें मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स आ जाती हैं और उनमें एक नई लेयर आती है जिसे थीका बोलते हैं। हमने पढ़ा टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में बेटा फर्स्ट टाइम फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिखती है आपको जिसे एंट्रम बोला जाता है, और जो थीका होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। अब आते हैं सबसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। पहली बात, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना तो बेटा वैसी की वैसी है, थीका एक्सटर्ना या थीका इंटरना तो बेटा वैसी की वैसी है ना। दिस इज थीका एक्सटर्ना, दिस इज थीका इंटरना, है ना। दिस इज बेटा द एंट्रम, ये फुली डेवलप कर जाता है, ये एंट्रम जो होता है ये फुली डेवलप हो जाता है, यानी कि फर्स्ट टाइम ये एंट्रम दिखा आपको टर्शरी फॉलिकल के अंदर, और सबसे अच्छा बेटा फुल फ्लेजेड बेटा आपको ये एंट्रम देखने को मिलता है इन द ग्राफियन फॉलिकल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, पहली दफा आपको अ न्यू लेयर कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा, फाइनली हमें जोना पेल्यूसिडा देखने को मिलती है। देखो जोना पेल्यूसिडा सेल्स की नहीं बनी है बेटा, एक्सटर्ना देख लो या आप फॉलिकुलर ग्रैन्युलोसा सेल देख लो, ये तो सेल्स है, लेकिन जोना पेल्यूसिडा सेल्यूलर लेयर नहीं होती, और ये तो आपको पढ़ना भी है आगे जोना पेल्यूसिडा फर्टिलाइजेशन में। फर्स्ट टाइम ये जोना पेल्यूसिडा, जिसको मैं स्टार मार्क कर रही हूं, पहली बारी तो कहां दिखी आपको ग्राफियन में, इट इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन होती है बेटा, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब अभी आपने पढ़ा ना कार्बोहाइड्रेट्स में, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स या मॉडिफाइड प्रोटीन्स बोल सकते हो। ग्लाइको मतलब शुगर, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन शुगर का कॉम्बिनेशन। इट्स अ नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर secreted by secondary oocyte around itself। और इनकी ना आपको पोजीशंस भी समझनी है बेटा, कि सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना, फिर थीका इंटरना, फिर आपको जोना पेल्यूसिडा देखनी है। आपको ये लेयर्स को भी बेटा समझना पड़ेगा, कौन सबसे बाहर है, फिर बीच में कौन है, फिर अंदर की तरफ कौन है। और आप ये देख पा रहे हो, ये जो रेड वाली लेयर मैंने बनाई हुई है वो इसी oocyte के अराउंड बनाई है ना बेटा। ये oocyte कौन सी है, सेकेंडरी oocyte। अब तो ये सेकेंडरी oocyte ही होगी, क्योंकि टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही प्राइमरी oocyte डिवाइड कर जाती है और वो सेकेंडरी oocyte बनाती है, तो अब तो ये सेकेंडरी oocyte होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सेकेंडरी oocyte ने अपने अराउंड बेटा बना लिया एक नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन रिच लेयर, जिसे आपने बेटा क्या बोला, जिसे आपने जोना पेल्यूसिडा बोला। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन में कितनी सहायता करेगी अभी आप देखना। खत्म बेटा फॉलिकल, खत्म, फॉलिकल रप्चर करेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म। और ये रिलीज्ड। अब आप कहोगे मैम ये स्ट्रक्चर आप क्या बना रहे हो ऐसे करके, तो ये मैं बेटा बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है ना। तो हम लिख रहे हैं oocyte, और मैं ओवम भी लिख रही हूं, ओवम रिलीज्ड, एंड मैं लिख रही हूं कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड, ठीक है ना, जब ये रप्चर करता है। साइड में एक और पॉइंट लिख लीजिए बेटा कि ये जो आपकी ग्रैन्युलोसा सेल्स है ये एस्ट्रोजन बनाती है। साइड में एक पॉइंट लिख लीजिए, ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है इट बेटा सीक्रीट्स ईस्ट्रोजन, इट सीक्रीट्स ईस्ट्रोजन मेरे बालकों, ठीक है। डन। पोलर बॉडी, शोलर बॉडी, कॉलर बॉडी, टॉलर बॉडी, सारी चीजें बताऊंगी। थोड़ी अपनी बॉडी को बेटा और उंगलियों को रिलैक्स रखें, ज्यादा टाइप ना करें, ठीक है। मैं तुम्हें फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी से नहीं यार,
एक ही बार में रीड कराऊंगी एक्चुअली, या एक ही बार में रीड कराऊंगी जब मैं oogenesis पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखो मैं oogenesis का ना, हमें पढ़ना कैसे है इसको थोड़ा सा ना मैं इंट्रोडक्शन तो देके जाती हूँ, क्योंकि ना ये एक ऐसा प्रोसेस है जो शुरू कर दूं और फिर बीच में छोड़ दूं तो मजा नहीं आएगा। तो मैं तुमको लेकिन क्योंकि ना इसे मैं अपने अलग तरीके से पढ़ाती हूँ बेटा, तो मेरा पढ़ाने का तरीका इसको अलग है, तो मैं क्या करती हूँ ना, इसको आपको एटलीस्ट थोड़ा सा ये बता के जाती हूँ और थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि हमें इसे पढ़ना किस तरीके से, एटलीस्ट कॉपी की डिविजन जो हमें करनी है ना हम वो करके जाते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, पक्की बात, ठीक है। चलो देखो, हमें ना अब प्रोसेस ऑफ oogenesis पढ़ना है, लेकिन जैसे कि बेटा oogenesis में फॉलिकल्स अलग होते हैं, हर समय के दौरान अलग अलग टाइम पीरियड पे फीमेल की बॉडी के अंदर अलग अलग चीजें हो रही होती है यार। एम्ब्रियोनिक लाइफ में कुछ हो रहा है ना, क्या बोलते हैं, जन्म के बाद कुछ और हो रहा है, प्यूबर्टी में कुछ और हो रहा है। तो इसीलिए इसको बेटा इस तरीके से पढ़ा जाता है कि हमें इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो हमने इसे ऐसे डिवाइड करना है। अरे भाई, अरे तो आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही बनाइए, लेकिन पोर्ट्रेट में भी बेटा जरूरत होगी, ठीक है ना, कि आपका थोड़ा ज्यादा पेज ऑक्यूपाई हो, क्योंकि ना मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी। पहले पहले मैं आपको बिल्कुल डिटेल्ड एक एक चीज को बताऊंगी, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। बाद में जब इसे आपको शॉर्ट में करना है ना, देखो जब आप लॉन्ग फॉर्मेट में पढ़ लेते हो ना बेटा, या डिटेल में पढ़ लेते हो, फिर आप उसको शॉर्टकट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले ही शॉर्टकट पढ़ लोगे तो आपको कभी लॉन्ग फॉर्मेट समझ नहीं आएगा। तो पहले हमेशा डिटेल्ड का मतलब है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर, फिर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, आपको मजा आएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर आप शॉर्ट फॉर्म में जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ना बेकार सा एक oogenesis का फ्लो चार्ट, फिर आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा, यहाँ पे लिखेंगे टाइम पीरियड, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा टाइम पीरियड में डेवलपिंग oocyte, और यहां हम लिखेंगे बेटा दी फॉलिकल्स, ठीक है। और बेटा ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे पहला टाइम पीरियड, जो हमें सबसे पहला टाइम पीरियड हमें पढ़ना है वो है नंबर 1 टाइम पीरियड, फीटल लाइफ, क्योंकि फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाती है ना, फीटल लाइफ टिल बर्थ। हमें ना 3 टाइम पीरियड्स लिखने हैं बेटा, 3 अलग अलग टाइम पीरियड। सबसे पहला टाइम पीरियड जो मैंने लिखा हुआ है वो है कि फीटल लाइफ, मतलब बच्चा, जो फीमेल बच्चा है, जो फीमेल बच्ची है, वो फीमेल बच्ची जो है बेटा, वो जब मम्मी के यूट्रस के अंदर है, तो उस फीमेल के अंदर, उस फीटस के अंदर, उस एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब तक वो पैदा नहीं होती तब तक उसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 हमें पढ़ना होता है जब उसका जन्म हो जाए, आफ्टर बर्थ, थ्रू आउट द चाइल्डहुड, टिल प्यूबर्टी, जब तक प्यूबर्टी ना आए। टिल प्यूबर्टी मतलब चाइल्डहुड, प्यूबर्टी अभी आई नहीं है, पूरे चाइल्डहुड में क्या हुआ, जन्म के बाद से, और जैसे ही बेटा 12, 13, 14 साल जब भी प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक क्या क्या हुआ। आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियरली समझते जाओ। फीटल लाइफ में क्या क्या चल रहा है उस फीमेल के ओवरी के अंदर, यूट्रस नहीं ओवरी के अंदर, जब तक वो पैदा नहीं हुई। जब वो पैदा हो गई तो पैदा होने के बाद से प्यूबर्टी तक उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, मैं आपको टाइम पीरियड को डिवाइड करके बता रही हूँ कि ये टाइम पीरियड्स हैं। और प्यूबर्टी से लेके बेटा मेनोपॉज जब तक नहीं हुआ तो उसकी बॉडी में क्या क्या चल रहा है, बस आज इंट्रोडक्शन देके जा रही हूँ, ठीक है ना। देखो वैसे तो बेटा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होती हैं जहां से oogenesis स्टार्ट होती है, बट एनसीईआरटी ने जहां से शुरू किया है, जो मेल स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स हैं, हम उस वहीं से शुरुआत करेंगे। एक फीमेल फीटस जब मम्मी के यूट्रस के अंदर है, यानी वो एम्ब्रियो है, यानी कि वो फीटस है, बच्चा जो पेट नहीं बोलना चाहिए, यूट्रस के अंदर है बेटा, उस फीमेल की बॉडी के अंदर, उसके ओवरी के अंदर कई सारे का मतलब पता है क्या,
मिलियन में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है oogonia। क्या बोला जाता है बेटा? oogonia। पता है कितने होते हैं? एक ओवरी के अंदर 2 मिलियन, एक ओवरी के अंदर कपल ऑफ मिलियन oogonia। oogonia किससे कंपेयर कर सकते हो? जो मेल्स में स्पर्मेटोगोनिया होता है उससे आप oogonia को कंपेयर कर सकते हो। मैंने क्या बोला बेटा? मैंने ये बोला कि फीटल लाइफ में ही, हमारे फीटल लाइफ में ही कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा? ये वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी प्लॉइडी क्या होती है बेटा? जिनकी प्लॉइडी होती है 2n। इनकी प्लॉइडी क्या है? 2n। इनका नाम क्या है? मैं नाम यहां लिख देती हूं बेटा। इन्हें बोला जाता है oogonia। कितने oogonia है बेटा? मिलियंस में। और पता है पैदा होने के बाद ऐसा नहीं कि आप पैदा हुए तो और oogonia ऐड हो जा रहे हैं, जितने हैं उतने ही हैं भाई। उसके बाद लिमिटेड है, कोई फर्दर एडिशन नहीं होगी, कोई फर्दर एडिशन नहीं होगी। लेकिन आप सोच के देखो, एकता हैरान हो गई कि 2 मिलियन, पर फिर भी सोच के देखो बेटा, नेचर इज सो वियर्ड एंड स्मार्ट। फिर भी इतने मिलियन होने के बावजूद बताओ, मेनोपॉज होने तक आपकी जो फॉलिकल्स होती हैं वो सारी खत्म हो जाती है। प्राइमरी oocyte फॉलिकल्स के अंदर जो होंगी, आपको मैं बताऊंगी, खत्म हो जाती है, तभी तो मेनोपॉज आ जाता है। कितनी मिलियन के बावजूद सोच के देखो, है ना। सो जब मैं oogonia की बात करती हूं, इसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं और यहीं पे लिखो क्योंकि यहीं पे हमारे पास जगह होगी। अ कपल ऑफ मिलियन मतलब कि 2 मिलियन। कपल ऑफ मिलियन मतलब 2 मिलियन oogonia, 2 मिलियन oogonia are present in each fetal ovary, no more added after birth, no more added after birth। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मेल्स में क्या था? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट्स में कॉल करती हूँ। ओके। oogonia में क्या था बेटा? oogonia में 2n प्लॉइडी थी, और जब आप 2n प्लॉइडी कहते हैं तो मेल्स के केस में स्पर्मेटोगोनिया में भी 2n प्लॉइडी थी। उसके क्रोमोसोम को बेटा आपने कैसे लिखा था? उसके क्रोमोसोम को आपने लिखा था 44 प्लस XY। यहां पे आप क्रोमोसोम को लिखते हैं 44 प्लस XX, वहां पे आप लिखते हैं 44 प्लस XY, लिखते हैं कि नहीं? यहां आप लिखते हैं 44 प्लस XX। फीमेल के पास तो X ही है। वहां पे स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करती है कि नहीं? बताओ बेटा, रिलेट करो। वहां पे ये माइटोटिकली डिवाइड करती है, तो यहां पे भी तो बेटा ये क्या कर रही है? माइटोटिकली डिवाइड। बोलो हाँ या ना। थोड़ा ना जूम करके बनाती हूं। सेम है यहां तक? क्या वहां पे भी यही चीज थी? क्या यहां पे भी यही चीज है? बोलो हाँ या ना। देखो, और 2n का यहां पे आपको हमेशा मतलब समझना है। 2n का मतलब आपको यहां पे हमेशा समझना है 44 प्लस XX। दिस इज माइटोसिस। अच्छा वहां पे भी क्या ऐसा ही आपने पढ़ा था कि इन्हीं में से कुछ, आप इन्हीं को ही आगे जाके क्या बोल रहे हैं बेटा? प्राइमरी oocyte। क्या वहां पे भी ऐसा ही था कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया नाउ कॉल्ड एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? पढ़ा था वहां पे भी। साइज थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने यहां पे भी साइज बड़ा है, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। मैं आज यहीं तक रख रही हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी। मैं यहां पे लिख रही हूं some oogonia now called प्राइमरी oocyte। बताओ वहां पे भी सेम था? वहां पे भी सेम यही चीज थी? यस। आज यहीं तक रखूंगी मैं, आज मैं यहीं तक रखूंगी। अब मैं इसके आगे बेटा अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है ना।
क्योंकि कंटिन्यूटी, क्योंकि मुझे पता है मुझे अगली क्लास में ना इसको भी रिपीट ही करना है आपको, क्योंकि नहीं जब भी कोई टॉपिक हम ऐसे छोड़ के जाते हैं ना तो बेटा उसको पूरा फिर ना स्टार्टिंग से ही बताना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आपको ना आइडिया रहेगा कि आप आगे पढ़ने क्या वाले हो, ठीक है ना। तो आप थोड़ी सी एनसीईआरटी में छोड़ के जा रही हूँ, एनसीईआरटी से भी रीड कर लीजिएगा। अगले दिन हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को बेटा सारी चीजें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों ने अगर लेक्चर को एंजॉय किया, आप लोगों ने लेक्चर को समझा, ठीक है ना। चलिए आपको मैं एक छोटा सा गाना सुना देती हूँ इससे पहले कि आप सॉन्ग करें, ठीक है। ये दिन बरसों के बाद आया, कुछ तुम्हें कुछ हमें याद आया, कभी इतने मजबूर तो हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, प्यार के हंसी कभी ये मौसम नहीं थे, प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। इट्स ओके मनीष, इट्स ओके। नहीं मनीष नहीं, ठीक है, रोना नहीं है। चलो यार मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू द मोस्ट इंटेलिजेंट यकीन 2.0। बाय बाय, थैंक यू।